राज पांडे कौन है भाई? कहाँ था अभी तक? राज पांडे। राज पांडे। राज पांडे बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? कौन सर हम बच्चा है ये? सर हम सुधांशु हैं सर, नाम चेंज मतलब सर अच्छा ठीक है, वही हम कहें। वीर प्रसाद, ये कौन बच्चा है? हाँ, वीर प्रसाद। वीर प्रसाद, ये कौन बच्चा है जी? सुना ही नहीं दे रहा। चलो लिखो आईडी। 810 1158 4623। पासवर्ड फिर से 810 1158 4623। पासवर्ड देना है कि आईडी? आईडी है ना, तो तुम आईडी आईडी बोल रही हो, पासवर्ड बोल रहे हो ना? आईडी बोल रही थी। लिखो 992692। सब जुड़ गया है। आया आंसर किसी का? चलो देखो, सब लोग इधर देखो जी, आवाज पहुंच रहा है सबके पास? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये CH2 का वेट चाहिए। कैन वी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। इसका जो है ना O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये CO2 और SO2 बन रहा है। ये O2 के साथ रिएक्शन किया एंड तो ऑक्सीजन लिबरेटेड। ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है जी? जब ये Na2O2 जो है ना, सोडियम पर जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, यही ऑक्सीजन यहाँ पहुंच रहा है। ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम का पर H2O के साथ रिएक्शन किया, O2 बना। जो भी वेट बना ना, वही वेट यहाँ लेके जाना है, क्योंकि यही ऑक्सीजन का यूज जो है ना CH2 के साथ बने। O2 जो है ना कॉमन है दोनों इक्वेशन में। ये कितना है? 325 है। 325 ग्राम वेट इसका पता है। 325 में अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवीजन कर दें, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 यानी कि 46, और ऑक्सीजन का 32 माने 78 हो गया। देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। ये जितना मोल है, यहाँ देखो कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कितना कोफिशिएंट 1 है, आधा हो गया। तो ये ऑक्सीजन का कितना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा? 1/2 इंटू 325/78। ये वाला नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। होगा ना जी? यहाँ तक तो समझ में आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेगा, यही ऑक्सीजन जो बना, जो भी अमाउंट बना, वही ऑक्सीजन यहाँ पहुंच रहा है। तो ऑक्सीजन का तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, 1/2 इंटू 325/78। ये वाला मोल निकल गया, अमाउंट तो फिक्स रहेगा। अब इसका अगर निकाले तो ये कोफिशिएंट का यूज करना पड़ेगा। ये 3 मोल है तो ये 1 मोल होना चाहिए, यानी कि 1/3 होना चाहिए। माने CH2 का जो है 1/3 होना चाहिए, यानी कि 1/3 इंटू ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि 1/2 इंटू 325/78। और इसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ नीचे लिख देते हैं 1/3 इंटू 1/2 इंटू 325/78 मोल हो गया। इसे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12,
सल्फर का 32 इंटू 2 यानी कि 64, यानी 76 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, CH2 का वेट पूछा जा रहा है। ये कैलकुलेशन करो और आंसर आ जाएगा 52.7 ग्राम। जब भी कॉमन हो तो अमाउंट को फिक्स रखेंगे, लेकिन एक रिएक्शन में किसी एक का पता हो और दूसरे का मोल निकालना हो तो कोफिशिएंट यूज करते हैं। वीर प्रसाद। सर वो ऑक्सीजन में 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखो कोफिशिएंट 2 है, 2 मोल है तो ऑक्सीजन कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, आधा। तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हाफ से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो, वीर प्रसाद करके बच्चा कौन है जी? बोल ही नहीं रहा है। राहुल, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। सुकर्ण, सर समझ सुजल, गए। सुजल कुमार, यस सर। जिया, जिया, यस सर, यस सर, है ना, आरुषि, यस सर, वेरी गुड, अंकित, अंकित, अक्षत, समझ आया? यस सर, आ रहा है समझ में। अच्छा, अक्षत समझ में आया? यस सर, समझे। चलो, जब भी दो इक्वेशन में, ठीक है ना, जैसे देखो ये एक बार फिर से देख लो, सबको बोर्ड देख रहा है, बोर्ड की तरफ देखना है। देखो यहाँ जो है ना, कभी भी एक इक्वेशन में मूव करेंगे ना तो कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ देखो 2 मोल है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 है। तो एक इक्वेशन में जब भी जाएंगे ना हम लोग तो कोफिशिएंट को ध्यान में रखेंगे, मतलब 2 मोल करस्पॉन्डिंग 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। देखो ये 2 मोल करस्पॉन्डिंग, ये 2 मोल, ये 4 मोल, ये 1 मोल। किसी भी एक इक्वेशन में जाना तो कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है। देखो ये 3 मोल था तो ये 1 मोल है, तो 1/3 हो गया, तो इसलिए 1/3 किया है यहाँ पर CH2 के साथ। लेकिन जो कॉमन है ना उसका अमाउंट हमेशा फिक्स रखेंगे, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में लेके जाएंगे तो उसको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी एक रिएक्शन को अगर बैलेंस करना तो उसको कोफिशिएंट देखें कि हाँ ये 2 मोल था तो ये 1 मोल, आधा बना, ये हाफ हो गया, इसलिए हाफ से मल्टीप्लीकेशन किए। और यही ऑक्सीजन का यूज यहाँ कर रहा है, तो जितना ग्राम होगा, जितना मोल होगा, वही ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, तो ये वाला मोल तो वहीं रह गया। अब इसका अमाउंट हमको निकालना, तो अब ये कोफिशिएंट देखेंगे। किसी भी एक रिएक्शन में जाएंगे तो कोफिशिएंट को ध्यान में रखना। ये 3 है, यहाँ देखो 1 है, यानी कि 1/3 हो गया, इसलिए 1/3 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन की इसका मोल आ गया। और जब इसका मोल आ गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट वेट ऑफ स्पेलिंग लिखते हैं पायरोलुसाइड, PYROLUSITE। व्हाट वेट ऑफ पायरोलुसाइड, PYROLUSITE। पायरोलुसाइड लिख लो, फिर बताते हैं। पायरोलुसाइड कंटेनिंग 80 यानी कि 80% MnO2, मैंगनीज का डाइऑक्साइड, 80% MnO2। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
react with hydrochloric acid, react with HCl to obtain OBTAIN, obtain chlorine, to obtain chlorine Cl2, which completely combine with hydrogen gas, evolved by hydrogen gas, evolved by dissolving 10 gram of magnesium, dissolving 10 gram of magnesium, 10 gram, evolved by dissolving 10 gram of magnesium in dilute HCl, रिएक्शन यही है। इसमें तो 3 इक्वेशन है। देखो ये तुम्हारा MnO2 है, नहीं HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी कि 4HCl। ये तुम्हारा बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। चलो बोर्ड पर सब दिखाई दे रहा है, 2H2O। अच्छा, टू ऑब्टेन क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन बना, विच कंप्लीटली कंबाइन विथ इस क्लोरीन का कॉम्बिनेशन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। थोड़ा सा गैप दे देना ताकि यहाँ पर लिखना में आसान हो जाए। कंप्लीटली कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा जी, HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भाई, हाइड्रोजन इवॉल्व कैसे हो रहा है, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, ये बन जाएगा तुम्हारा MgCl2 प्लस H2। ये 3 इक्वेशन है, नहीं इसी 3 इक्वेशन का यूज करना है, पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलो हो गया। चलो सब लोग इधर देखो, बोर्ड देखना है, लिखना नहीं है किसी को। सब लोग बोर्ड देख रहा है ना? अक्षत बोर्ड देखो, राहुल, सुजल, सब लोग बोर्ड देखेगा। हम सॉल्व करते हैं। देखो होता क्या है ना, पाइरोलोसाइट जो है एक तुम्हारा ओर है, समझा ना? पाइरोलोसाइट क्या है, ओर होता है, नहीं, और इसके अंदर में MnO2 है। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है मैंगनीज का डाइऑक्साइड, बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ पाइरोलोसाइट, इसका वेट निकालिए, जो शुरू वाला जो पाइरोलोसाइट है ना, इसका वेट निकालिए। इसके अंदर में कंटेनिंग 80% MnO2, ये MnO2 जो है ना, इसके अंदर में 80% है, 80%, और यही बाकी सब इम्प्यूरिटी रहता है। 20% जो है ना इसमें, इस ओर के अंदर में 20% इम्प्यूरिटी सब रहता है। तो प्योर MnO2 ने रिएक्शन करेगा जी, इम्प्यूरिटी थोड़े रिएक्शन करने जाएगा HCl के साथ। तो अगर हम MnO2 का अगर वेट अगर निकाल लें, नहीं तो पाइरोलोसाइट का भी वेट निकल जाएगा। ये 100 ग्राम है तो ये बेचारा 80 ग्राम है, या फिर ये 80 ग्राम है तो ये 100 ग्राम है। तो इसका जो वेट आया उतना ग्राम अगर हुआ तो पाइरोलोसाइट कितना ग्राम हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या क्या किया है। MnO2 है, रिएक्शन किया, बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ पाइरोलोसाइट का वेट कंटेनिव मस्ट रिएक्ट विथ, इस MnO2 का रिएक्शन किसके साथ किया, HCl के साथ, टू ऑब्टेन क्लोरीन, ये क्लोरीन बना, विच कैन कंप्लीटली कंबाइन, ये क्लोरीन जो है ना पूरा का पूरा कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बाई, ये हाइड्रोजन आ कहां से रहा था, ये वाला हाइड्रोजन, माने ये 2 इक्वेशन में जो है ना, ये दोनों रिएक्शन किया था, हाइड्रोजन बना, इसी हाइड्रोजन का यूज यहाँ क्लोरीन के साथ कर दिया। ये क्लोरीन जो है ना, नहीं इस 2 इक्वेशन में ये क्लोरीन कॉमन है, नहीं, तो वही पूछ रहा है कि इसका MnO2 का निकालिए। ये देखो इसका वेट कितना है, ये 10 ग्राम है, वेट अपॉन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 24 मोल निकल जाएगा। लिखना किसी को नहीं है। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, सब लोग देख रहा है,
लिखना किसी को नहीं। यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, माने ये जितना मोल होगा ना उतना ही मोल हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10/24 मोल, ठीक है ना। अब ये देखो ये दोनों इक्वेशन, यही हाइड्रोजन का यूज यहाँ पर कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो अमाउंट तो फिक्स रहेगा, उसको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 10/24 मोल यहाँ भी पहुंच गया। अब इससे क्या करेंगे, क्लोरीन निकालेंगे, लेकिन क्लोरीन जब निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में जब भी चलेंगे ना, एक रिएक्शन में, तो कोफिशिएंट ध्यान में देखते हैं। यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि 5 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो 5 ही मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, 10 मोल HCl बनेगा, कोफिशिएंट 2 है। इससे मतलब नहीं हमको, ये देखो ये जितना मोल है उतना ही मोल तुम्हारा क्लोरीन, 10/24 मोल। नहीं, ये दोनों में ये कॉमन था, तो देखो ये 10/24 है तो ये भी 10/24 मोल हो गया, ठीक है। और जब इसका, जब देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, MnO2 का बाकी सबका पूछ नहीं रहा है, तो ये 10/24 तो ये भी 10/24 मोल निकल गया। मोल निकल गया, इसका मॉलिक्यूलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो MnO2 का वेट आ जाएगा। Mn का एटॉमिक मास होता है 55 प्लस 32, 55 प्लस 32 यानी कि 87 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा MnO2 का वेट निकल गया, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप MnO2 का वेट मत निकालिए, नहीं, आप पाइरोलुसाइट का वेट बताइए। तो देखो ये अगर पाइरोलुसाइट अगर 100 ग्राम हो तो ये क्या होगा, 80 ग्राम, माने ये अगर 80% है, 80 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम है, नहीं। तो इसको मल्टीप्लीकेशन कितना से करना पड़ेगा जी, 100/80 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो पाइरोलुसाइट का वेट आ जाएगा, इतना ग्राम पाइरोलुसाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कैलकुलेशन करो और देखो तुम्हारा 45.3 ग्राम आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। इसमें HCl का मोल लेके नहीं निकाल सकते हैं? HCl जो है ना, HCl का मोल इसलिए लिए है कि क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं किया कंप्लीट कंजम्पशन हो रहा है, नहीं, जिससे ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन जनरेट हुआ विच कैन कंप्लीटली कंबाइन विथ, कंप्लीटली कंबाइन, पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा, इसका मतलब दोनों का मोल सेम होगा। लेकिन अगर पूरा रिएक्शन नहीं करेगा पूरा मोल, तो कैसे मोल, HCl के बारे में कभी बोल भी नहीं किया, नहीं कि भाई आप HCl, क्योंकि कंप्लीटली जो है ना वर्ड यूज नहीं किया है, कहीं आधा अधूरा कहीं रिएक्शन कर रहा हो तो फिर हम बराबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये क्लोरीन बना, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बोल रहा है कंप्लीटली कंबाइन, इसका मतलब दोनों मोल बराबर करना पड़ेगा। ये HCl के बारे में कहीं कुछ डिस्कशन ही नहीं किया कि कंप्लीटली कंबाइन कर रहा है कि आधा अधूरा कंबाइन हो रहा है, इसलिए नहीं बराबर कर सकते। और ये कैलकुलेशन जल्दी करो, देखो तो आ रहा है कि नहीं। जितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट के मेथड से भी बनेगा और ज्यादा आसान है। पहले नोट कर लो फिर बताते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। यस सर, आना। आया आंसर, वेरी गुड। यस सर। समझ में आ रहा है सुधांशु? यस सर। वेरी गुड। सबको नोट कर लिया? देखो सब लोग बोर्ड देखो, देखो हम लोग जो तीन तीन इक्वेशन है ना,
पहला रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है, और हम लोग मोल से बना रहे हैं। तो मोल के लिए है ना इक्वेशन बैलेंस देखो किया हुआ है सब, माने मोल वाला क्वेश्चन तब बनेगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो। लेकिन फ्यूचर में हम लोग को जो क्वेश्चन जो है ना रिएक्शन सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लेकिन वो बैलेंस करके भी नहीं देगा, वो बताबे नहीं करेगा ये बन रहा है। यानी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तब ना बोलोगे 2 गो क्लोरीन इधर 2 गो 4 गो क्लोरीन, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन करो भाई, 4 गो हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2। तो ये प्रोडक्ट पता था तब हम यहाँ पर कोफिशिएंट पुट कर दिए कितना कितना होना चाहिए। तब मोल इसको बोलते हैं, मोल वाला मेथड। तो मोल वाले मेथड में है ना ये सारा प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा। नहीं ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग ये सब देगा नहीं, सीधे बोलेगा कि भाई MnO2 HCl के साथ रिएक्शन किया क्लोरीन बना, ये प्रोडक्ट बताबे नहीं करेगा, प्रोडक्ट बताबे नहीं करेगा। आई छोटा मोटा इक्वेशन नहीं देगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सब देगा, इनऑर्गेनिक वो सब रिएक्शन सब मिलता है फ्यूचर में। नहीं, अब बताएगा ही नहीं। अब जब तक ये 2 गो प्रोडक्ट नहीं पता रहेगा, रिएक्शन कैसे बैलेंस कर लोगे? ये तो छोटा मोटा इक्वेशन मान तो तुमको पता हो कहीं, हाँ भाई ये जान रहे हैं हम, लेकिन फ्यूचर का इक्वेशन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो मेथड है ये मोल वाला मेथड है, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड है। ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड से सारा क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट से भी बन जाएगा। और उसका कोई बहुत आसान मेथड है कि सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो। देखो मोल में हमेशा नहीं बोल सकते, ये 1 मोल है ना, देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना 4 मोल है, ये कितना बनेगा 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, कोफिशिएंट 2 है 2 मोल बनेगा। तो देखो ना सबका मोल अलग अलग आ रहा है, कोफिशिएंट पर डिसाइड हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये जितना ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही, अगर ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, 5 ग्राम इक्विवेलेंट HCl के साथ रिएक्शन का 5 ग्राम इक्विवेलेंट ये बनेगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ये बनेगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ये बनेगा, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम। इसी को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, और ये बड़ा आसानी से बन जाता है। रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड में जरूरत भी नहीं है बैलेंस करने का, जानना ही नहीं है कि यहाँ कोफिशिएंट 4 है कि 8 है। तुमको ये बोलना है कि 5 है तो ये भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट, उसको कहाँ मतलब है कोफिशिएंट से? नहीं, ये अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी 5 ग्राम। मोल में ऐसा नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे 5 मोल तो ये भी 5 मोल, तो ये देखो कोफिशिएंट 2 है यानी 10 मोल हो गया। ये अगर 5 हो तो ये HCl कितना बनेगा 10 मोल्स बनेगा। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में कोई जरूरत नहीं, ये 5 ये भी 5 ये भी 5। नहीं, ये देखो 1 है यहाँ 2 है यानी 5 मोल से तो ये 10 मोल होना चाहिए। नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट कोई मतलब नहीं, अगर ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट। रिएक्शन बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं है, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है, सबसे आसान थ्योरम है। धीरे धीरे ये जो मोल वाला क्वेश्चन है ना एक दूसरे मेथड से भी बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड से, और ज्यादा आसान होता है वो, उसको इक्वेशन बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ना तो इक्वेशन बैलेंस करके फ्यूचर में देगा और ना सब प्रोडक्ट बताएगा, आधा अधूरा देता है। नहीं, अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देगा, इससे छोटा मोटा इक्वेशन थोड़ा देगा कि H2Cl2 HCl बन गया, इतना आसान थोड़ा देगा, वो कॉम्प्लिकेटेड देता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ना तो इक्वेशन बैलेंस करना है, ना प्रोडक्ट पूरा जानना है, प्रोडक्ट पूरा पता रहेगा तब ना इक्वेशन बैलेंस करोगे। नहीं, और सबसे आसान मेथड है कि सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। मोल में ऐसा नहीं बोल सकते कि सबका मोल सेम होता है, ठीक है ना। मोल तो भाई कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, जैसा कोफिशिएंट होगा उसके हिसाब से उसका मोल होगा। तो फ्यूचर में यही सब क्वेश्चन जो है ना ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड से भी हम लोग बनाएंगे। नहीं, अब आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब धीरे धीरे सीखेंगे, उसी को सीखना है, मेन उसी से ही बनाना है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है मोल वाला मेथड। नहीं, छोटा मोटा इक्वेशन है बैलेंस कर लोगे, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से बहुत रहता है, दिखाई नहीं, तुमको लगवे नहीं करेगा कहाँ देखे हैं ये। और उसके बाद कहेगा प्रोडक्ट बताएगा भी नहीं, 4 गो प्रोडक्ट बन रहा है ना तो एक गो प्रोडक्ट देगा, 3 गो प्रोडक्ट तो बताए नहीं करेगा कि ये सब बन रहा है। अब वो तीनों प्रोडक्ट नहीं पता रहेगा तो फिर बैलेंस नहीं होगा। अब बैलेंस नहीं होगा तो मोल से बनेगा नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट 4 को जो बन रहा है उसमें एक ही अगर दे दिया तो सीधा सीधे सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम। इसका तो यही रूल है, मोल से मोल में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलो आएगा फ्यूचर में, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, उसी को मेन उसी को पढ़ना है। नहीं, ठीक है ना। लिखो हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय, हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ, hydrogen is generated by the action of steam, by the action of steam on hot magnesium, by the action of steam on hot magnesium।
हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हॉट मैग्नीशियम, ऑन हॉट मैग्नीशियम, फुल स्टॉप। सर ऑफ के बाद क्या बोले? अच्छा, हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम STEAM, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हॉट मैग्नीशियम, हॉट मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम जो तुम्हारा एलिमेंट है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम, कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम Mg, calculate the weight of magnesium that will be required, that will be required, calculate the weight of magnesium that will be required, that will be required to produce just sufficient hydrogen, to produce just sufficient hydrogen, to produce just sufficient hydrogen to combine with hydrogen 2 combine with, to combine with all the oxygen, combine with all the oxygen, combine with all the oxygen that can be obtained, all the oxygen that can be obtained, all the oxygen that can be obtained, that can be obtained by the complete decomposition of, by the complete decomposition of, by the complete decomposition of, that can be obtained by the complete decomposition of 24.5 gram, 24.5 gram of, 24.5 gram of KClO3, potassium chlorate, 24.5 gram of KClO3, potassium chlorate, 24.5 gram of KClO3, potassium chlorate। हो गया। अब इक्वेशन सब लिख देते हैं। हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हॉट मैग्नीशियम। देखो ये तुम्हारा हॉट मैग्नीशियम है Mg, जिसका स्टीम के साथ रिएक्शन कर दिया, नहीं MgO बना प्लस H2 बन गया। पहला रिएक्शन थोड़ा सा गैप देके लिखना ताकि इतना ही दूर बन जाएगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम दैट विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जस्ट सफिशिएंट हाइड्रोजन टू कंबाइन विथ ऑल द ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन कर रहा है ऑल द ऑक्सीजन के साथ, माने कि हाफ और टू कर देंगे, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा H2O बन जाएगा, ठीक है ना। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, ये ऑक्सीजन आ कहाँ रहा है सर भाई, कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ, यानी KClO3 है, नहीं इसी को हीट कर रहा है, KCl प्लस 3/2 O2 हो गया। ये तीन इक्वेशन है, इसी तीनों इक्वेशन का यूज करके पहले तीनों रिएक्शन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो हो गया। देखो बोल रहा है क्या, ये KClO3 का वेट क्या, देखो इस क्या किया ना, सब कोई बोर्ड देखेगा, लिखना नहीं है किसी को, लिखना तो है ही नहीं। देखो मैग्नीशियम है, नहीं हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हॉट मैग्नीशियम, ये पहला हाइड्रोजन जनरेट हुआ। कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम, ये देखो ये मैग्नीशियम का वेट निकालना है, टिक कर दिए हम।
दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ये मैग्नीशियम का हाइड्रोजन बना रहा है, उस हाइड्रोजन का रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है। O2 आ कहाँ से रहा भाई, यही KClO3 को हीट करते हैं तो यही O2 बन रहा है। तो KClO3 है कितना, तो 24.5 ग्राम है, नहीं 24.5 ग्राम। ठीक है ना, 24.5 ग्राम ना। अब देखो वेट अपन मॉलिक्यूलर मास कर दें, KClO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 122.5 आता है, तो ये मोल निकल जाएगा। देख रहा है जी, लिखना नहीं ना, कोई नहीं लिख रहा है, तो ये दोनों कैलकुलेट करेगा तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 कहने का तो 0.2 मोल हो जाएगा। इसका मोल निकलेगा, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है और ये कितना है 3/2 मोल। अगर ये 1 मोल लेंगे तो ये 3/2 यानी कि 1.5 मोल हो जाएगा, माने कि 1.5 टाइम ज्यादा। तो 0.2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 0.2 इंटू 3/2 यानी कि 0.3 मोल ऑक्सीजन बन गया। जब भी एक इक्वेशन में काम करेंगे तो कोफिशिएंट चेक करके करेंगे। यहाँ देखो कोफिशिएंट 1 था तो ये 1.5 है, डेढ़ा हो गया, 1.5 टाइम ज्यादा। 0.2 है तो 0.3। एक इक्वेशन से यही जो ऑक्सीजन बना ना, इसी ऑक्सीजन का यूज यहाँ हाइड्रोजन के साथ कर रहा था। एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जाएंगे तो अमाउंट तो फिक्स रहेगा, यानी कि ये तुम्हारा 0.3 मोल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखो इसका अमाउंट अगर निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो देखो ये हाफ है, यहाँ 1 है, माने दुगुना हो गया। ये हाफ मोल है तो ये 1 मोल, माने इसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये 2 टाइम्स, यानी कि 0.3 है तो ये 0.6 मोल हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है भाई, तो यहाँ से आ रहा है। ये तो दोनों इक्वेशन में कॉमन है 0.6, तो ये भी 0.6। अब ये इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे तो कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, यहाँ भी, यहाँ पे 0.1 ही है ना, माने कोफिशिएंट सेम है तो मोल सेम हो जाएगा। मोल जब निकल गया तो इसमें एटॉमिक मास से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वेट आ गया, और ये तुम्हारा 14.4 ग्राम आ जाएगा आंसर। यही आंसर है। चलो नोट करो, तो जिसको जहां डाउट हो बोलना। सर हाँ बोलो। सर अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें सारा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन बाबू बाद में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट सीखेंगे। इक्वेशन देता यस होता सर। नहीं है, कहीं दे दिया तो दे दिया। 80% क्वेश्चन में नहीं रहता इक्वेशन, नहीं, और 20% में रहता है। लेकिन बनाना है तो भाई इक्वेशन जानिए या फिर ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड से बनाइए। ग्राम इक्विवेलेंट में इक्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता है, फ्यूचर में पढ़ेंगे उसी को। इसके बाद जो है ना ग्राम इक्विवेलेंट अब हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करेंगे। बड़ा बड़ा ओके क्वेश्चन में सर। 80% क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं देता है, 20% में दे दे अलग चीज है। और बड़ा ये तो छोटा मोटा इक्वेशन है जी, H2 और हाफ O2 मिला दिए तो H2O बन गया। ये छोटा मोटा इक्वेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सब रहता है, नहीं, लेकिन फिर भी बनाना है तो ग्राम इक्विवेलेंट से बहुत आसानी से बनेगा। माने फ्यूचर में सारा क्वेश्चन जो है हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से बनाएंगे, तो भी से बन यस सर। जाएगा। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो छोटा मोटा सब बैलेंस करके हम दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आईटी वाला क्वेश्चन सब बनाएंगे ना हम लोग फ्यूचर में, देखना ना उसमें बैलेंस करके नहीं देता है सब। चलो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। किसी को कोई डाउट है, ये सारा क्वेश्चन फिर से आएगा, लेकिन उसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट, मोल वाले मेथड से बना रहे हैं ना, इस सबको हम ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड से बनाएंगे, बड़ा आसानी से बनेगा,
कोई इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आसान मेथड है। फ्यूचर में हम लोग को वही पढ़ना ही है इस चैप्टर में, लेकिन मोल भी जानना चाहिए। नहीं, चैप्टर का नाम ही मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पता लगा मोले नहीं पढ़े, ठीक है ना। इसलिए मोल दोनों मेथड से क्वेश्चन बनता है, मोल के मेथड से भी बनता है, ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा आसान होता है। तुम्हें फ्यूचर में कहोगे कि हाँ सर ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा जल्दी बन रहा है, एक के लाइन में बन जा रहा है क्वेश्चन। नहीं, क्लास के बाद फोन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, हटा रहे हैं इसको, 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट and magnesium carbonate MgCO3 give 240 ml of 240 ml of CO2 at STP, CO2 carbon dioxide at STP upon heating full stop. Calculate the composition of the mixture. Calculate the composition of the mixture. नहीं, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। देखो इधर बोल रहा है क्या कि एक मिक्सचर है, एक वेसल ले लिए, इस वेसल में एक मिक्सचर ले लिया, किसका किसका लिया जी, तो CaCO3 का ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। नहीं, कितना ग्राम का मिक्सचर है ये, तो 1 ग्राम का है ये। गिव, अब इसको हीट किया गया, देखो यहाँ से नीचे से क्या किया, वेसल में रखा हुआ है, इसको हम हीट कर दिए। तो बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि कैल्शियम माने ग्रुप 2 के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। मैंने इसको हीट करोगे ना तो Ca कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, CO2 बनना। नहीं, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा जी, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। तो वही बोल रहा है गिव, जब इसको हीट किया जा रहा है तो यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा है, और CO2 कितना बाहर निकल रहा है, तो यही दोनों का CO2 बाहर निकलेगा ना, ये भी CO2 बनाया होगा, ये भी CO2 बनाया होगा, टोटल CO2 जो यहाँ से बाहर निकला होगा ये कितना है तुम्हारा 240 ml, 240 ml STP में वॉल्यूम दिया हुआ है। नहीं, तो वही बोल रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। अब मान लेते ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हीट कर दिए तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 बनेगा। लिख नहीं रहा है जी, मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट कर दिए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया प्लस CO2 बन गया। देखो ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम में मान लेते हैं अगर x ग्राम होता तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 - x। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अभी ने की जोड़ घटा शुरू किया, मॉलिक्यूलर मास तुमको याद रहना चाहिए 100 होता है, बताया हुआ है सब। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नहीं, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, माने कि अगर x/100 है तो ये भी कितना फॉर्म करेगा तुम्हारा, x/100 मोल बनेगा। देखो इसका जितना मोल है, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो ये जितना मोल है उतना ही मोल CO2 यहाँ से भी बनेगा। ये ना टोटल CO2 का नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये तो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल CO2 कितना हो गया, x/100 प्लस 1 - x/84 इक्वल टू CO2 का मोल तो यहाँ दिया हुआ है, जो CO2 मोल यहाँ से निकाल देंगे। देखो वॉल्यूम एट STP बाई 22,400, याद रहा है, ये CO2 का नंबर ऑफ मोल्स, ये भी CO2 का नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से x निकलेगा, कैलकुलेशन करेंगे x निकलेगा, और x निकल गया, मान लेते हैं x का वैल्यू 0.6 आ गया, तो ये 60% हो गया, माने कि वेट x बाय टोटल वेट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, x जब निकल गया तो टोटल वेट से डिवीजन करेंगे वेट से, और 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो परसेंटेज आ गया। एक का परसेंटेज निकल गया तो 100 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे का परसेंटेज निकल जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो तो।
चलो हो गया। हटा दे। हो गया सबका? यस सर। समझ में आ रहा है जिया? सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो फ्यूचर में फिर आएगा। ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है ना, क्लास नोट्स में ही बनवाएंगे हम इस क्वेश्चन को। एक ग्राम इक्विवेलेंट से बनाएंगे, इतना आसानी से सबका ग्राम इक्विवेलेंट से आ गया आंसर। नहीं, मोल में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हटा रहे हैं। लिखो इक्वल वेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इक्वल वेट ऑफ जिंक मेटल, equal weight of zinc metal Zn and iodine, equal weight of zinc metal and iodine I2, equal weight of zinc metal and iodine यानी कि I2 are mixed together and the iodine is completely converted to zinc iodide, Zn2 को बोलते हैं फुल स्टॉप। what fraction of the original zinc remains unreacted? What fraction of the original zinc remains unreacted? What fraction of original zinc remains unreacted? यही इक्वेशन है। इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख लिया? चलो बोर्ड देखो सब कोई, सब लोग इधर देखेंगे, लिखना तो किसी को है ही नहीं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल वेट ऑफ जिंक मेटल एंड आयोडीन, दोनों का वेट क्या है? इक्वल है। मान लेते हम x ग्राम लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा? x ग्राम। चलो भाई x ग्राम ले लिया और मिक्स टुगेदर, दोनों को मिला दिए एंड द आयोडीन इज कम्प्लीटली कन्वर्ट। अब दोनों को जब मिला दिए तो इसका मोल कितना हो जाएगा? x/65.5 वेट अपॉन एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास मत बोल देना, ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये मोल हो गया। देखो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है। आयोडीन आई का एटॉमिक मास जो है 127, तो I2 का कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। दोनों का मोल निकल गया। अब दोनों का जब मोल निकल गया तो भाई पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कोफिशिएंट से डिवीजन करते हैं। नहीं, 1 से डिवीजन करोगे तो ये तुम्हारा छोटा वैल्यू आएगा। 254 है, डिनोमिनेटर जो है ना तो ज्यादा बड़ा है ना, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा? मैंने छोटा स्मॉलर, मैंने ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये बेचारा जो है ना x/254 जो है ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट पता लगने का मतलब यही होता है ना, पूरा का पूरा समाप्त हो जाना। अब बताए थे पिछले क्लास में कि जो भी डिकम्पोजिशन करते हैं इस कोफिशिएंट से करते हैं। देखो कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, इतना डिकम्पोज करा, समझो कि 1 रुपया है, 1 रुपये में इतना लड्डू मिल रहा है। तो यहाँ भी 1 रुपया है, इतना ही लड्डू मिलेगा, मैंने इसका भी इतना ही डिकम्पोज करेगा। x/65.5 माइनस 1 रुपये में इतना डिकम्पोजिशन, तो यहाँ भी 1 रुपया में इतना ही डिकम्पोजिशन, x/254। जो भी डिकम्पोजिशन होता है तो कोफिशिएंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना जी। मान लेते हैं कि ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का तो पूरा समाप्त होना। देखो ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया तो 0 हो गया। तो यहाँ 1 रुपया था, 1 रुपये में इतना डिकम्पोजिशन, तो यहाँ भी 1 रुपया है, उतना ही डिकम्पोजिशन। नहीं, यही बचा हुआ अमाउंट रहेगा। ये वाला अमाउंट क्या हो गया तुम्हारा? बच गया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या?
क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि एंड द आयोडीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू जिंक आयोडाइड। देखो क्वेश्चन में अगर तुम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं भी निकालते हो, क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि आयोडीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड, आयोडीन पूरा का पूरा कन्वर्ट कर जा रहा है जिंक आयोडाइड में। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्वेश्चन में भी हिंट्स कर दिया, दिख रहा है ना जी। एंड द आयोडीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू जिंक आयोडाइड, यानी ये बेचारा जितना था ना पूरा का पूरा कन्वर्ट करके इसका मतलब जीरो हो गया। वहां से भी पता लग रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल जिंक रिमेन, माने कितना जो अनरिएक्टेड रह गया, हम लिए थे इतना मोल, इतना बेचारा बच गया है, रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि तो खत्म हो गया, अब रहता तब ना रिएक्शन करता। तो आयोडीन तो हो गया खत्म, तो वही फ्रैक्शन निकालना है। तो x बाई 65.5 माइनस x बाई 254, यही वाला नंबर ऑफ मोल्स बचा हुआ है, टोटल मोल से डिवीजन कर दो। ये ना टोटल मोल लिए थे x बाई 65.5, यही फ्रैक्शन निकल जाएगा। x का वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, और जब सारा गुना भागा करोगे कैलकुलेशन तो 0.744 आएगा। यही आंसर है। फ्रैक्शन का मतलब कि 5 मोल लिए थे और 3 मोल बचा हुआ है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 3/5 इंटू 3/5 माने 0.6 हो गया फ्रैक्शन। 100 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 60% आ जाएगा। तो परसेंटेज तो नहीं निकालना, फ्रैक्शन से बोल रहा है क्वेश्चन में। चलो नोट करो तो। सर हाँ बोलो। सर x बाई 65.5 को x बाई 254 से क्यों माइनस कर रहा है? अरे तो ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ, ठीक है ना, तो ये जब अकेले थोड़ा रहेगा, ये जितना है उतना तो इसको खत्म कर ही देगा। ये इतना का इतना रिएक्शन कर गया, ठीक है ना, 5 मूल्य 5 रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन किया होगा ना किसी के साथ, उसको भी तो खत्म करेगा। समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. आयोडीन है जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये कितना रिएक्शन करेगा जिंक, तो ये सारा डिसाइड कोफिशिएंट के हिसाब से करते हैं। 1 रुपया है, 1 कोफिशिएंट है, इतना डिकम्पोज किया। यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, इतना ही डिकम्पोज करेगा। ये बेचारा इतना था, इतना डिकम्पोज कर गया, माइनस कर दो तो ये बचा हुआ अमाउंट जिंक रिएक्शन करने के बाद बच गया कितना। एक अगर रिएक्शन करेगा तो दूसरे का भी तो अमाउंट खत्म होगा, Yes, sir. पूरा कैसे बच जाएगा? तब वो रिएक्शन किया कहाँ पड़ोसी जो कर रहा था, वो रिएक्शन करने में तो अपने तो खत्म हो गए, दूसरे का भी कुछ अमाउंट खत्म करेगा। चलो हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, हटा रहे हैं, ये अपना कैलकुलेशन करना, आंसर यही आएगा। 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 10 ग्राम 10, 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ FeS, FeS का मतलब फेरस सल्फाइड, FeS एंड Fe, इस दोनों का मिक्सचर है 10 ग्राम का ना। 10 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ FeS एंड Fe give on treatment with dilute H2SO4, give on treatment with dilute H2SO4, give Pythagoras property, give on treatment with dilute H2SO4, give on treatment with dilute H2SO4, कमा दो 3.36 लीटर, 3.36 यहाँ लिख दिए हैं, 3.36 लीटर ऑफ मिक्स्ड गैस, 3.36 लीटर ऑफ मिक्स्ड गैस, मिक्स्ड मिला हुआ मिक्स्ड गैस एट STP।
फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। देखो ये तुम्हारा FeS है, ठीक है ना, इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दो भाई, H2SO4 डाल दिया, रिएक्शन है, ये बन जाएगा FeSO4 अब प्लस H2S, यही गैस बन गया। दूसरा Fe भी है, Fe का भी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रहा है, ये भी FeSO4 बनाएगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यही दो गैस है, मिक्स्ड गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो है ना इसी का वॉल्यूम, मिक्स्ड गैस जो है, जो गैस वहां से इवॉल्व हो रहा है उसका वॉल्यूम दिया हुआ STP पर 3.36 लीटर एट STP। परसेंटेज कंपोजिशन देखो ये 10 ग्राम है, मान लेते हैं 10 ग्राम, ये अगर x ग्राम हो तो ये कितना हो जाएगा 10 - x। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, Fe का कितना होता है जी एटॉमिक मास 56, सल्फर का 32 यानी कि 88 हो गया। देखो ये 88 से डिवीजन कर दिए, मोल आ गया। ये जितना मोल देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, ये भी कितना मोल हो जाएगा जी x/88 हो जाएगा। देखो इसका वेट हमको पता है, इसमें एटॉमिक मास से डिवीजन कर दें, एटॉमिक मास बोलना क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इन्हें कुछ बोल दिए कहीं भी, ठीक है ना। तो वेट अपॉन ये Fe क्या है एटॉमिक मास यानी कि मोल हो गया ये, और ये जितना देखो ये कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10 - x/56। अब यही तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा, माने x/88 प्लस 10 - x/56, यही ना टोटल वॉल्यूम हो गया गैस का, इक्वल टू क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 3.36 बाई, देखो ये लीटर में है, कितना से डिवीजन करना पड़ेगा 22.4 से, यहाँ से गुना भागा करेंगे x निकलेगा, x जब निकल गया तो टोटल वेट कितना है 10 है शायद, और 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज एक का निकल गया तो 100 में से माइनस कर देंगे उस परसेंटेज को तो दूसरे का परसेंटेज निकल जाएगा। चलो जल्दी इसे नोट कर लो। चलो हो गया। चलो अब मोल वाला क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। चलो हटा दें, हटा रहे हैं। अब हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, माने कि अब हम लोग धीरे धीरे है ना ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्लास में। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं इसको, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर ON से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो हेडिंग डाल दिया सब। अक्षत, Yes, अक्षत sir. आवाज पहुंच रहा है ना?
यस चलो सर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। देखो कुछ कुछ वर्ड जो है ना थोड़ा सा हम अलग बोलेंगे, अगर ज्यादा परेशान, हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पढ़ना है। अब कहानी अब देखो होता क्या है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है चाहे कुछ भी केमिस्ट्री में, और सारा चीज फ्यूचर में मिलेगा, अभी समझा देंगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ जो पढ़ना वहीं तक पढ़ेंगे। अब जैसे एक वर्ड हम कंपाउंड हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं NaCl है, थोड़ा बहुत तो 9th-10th में पढ़ा ही होगा। बॉन्डिंग के बारे में देखो, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। देखो हम बोल रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का चीज है ही नहीं, जहाँ आएगा वहाँ अच्छा से पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ना आयोनिक बॉन्ड होता है, नहीं। और ये देखो ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल, Cl भी नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये देखो मेटल है, ये तो देने का प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से देता है। नॉन मेटल है, बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं। थोड़ा बहुत अगर देखे होगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। क्लोरीन का होता है 287। देखो ये सब लिख रहे हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो ज्यादा परेशानी होना, यहाँ का है ही नहीं। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, लेकिन समझाना है तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इससे सिर्फ डेफिनेशन लिखा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया तो ठीक है। अभी देखो यही जो है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसका भी ऑक्टेट एक अगर ले लिया तो 7 और 1 8 हो जाएगा। नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ +1 चार्ज, ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने पूरा का पूरा इसको दे देता है। HCl में क्या है, नॉन मेटल है, शेयरिंग करता है। किताब उताब में इसका डायग्राम देखा होगा, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में इससे आएगा। फ्यूचर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। हाइड्रोजन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन, नहीं। 2 को 2 10 दोनों शेयरिंग कर लिया। देखो इसका डिवेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अपने तरफ खींचना, नहीं। ये भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ये कहेगा भाई हम लेंगे। नॉन मेटल का तो काम ही होता है लेना, मेटल का काम होता है देना। तो क्लोरीन कहेगा कि भाई हम भी तो नॉन मेटल है, हम भी तो लेंगे। ये शेयरिंग वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इधर तो अपना इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला प्रॉपर्टी होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, दोनों अपने अपने तरफ खींचेगा कि भाई मेरे तरफ आओ, कहेगा मेरे तरफ आओ। तो यही जो पावर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हो गया पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है ना कि अलोंग द पीरियड जब हम लोग जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है तुम्हारा, इंक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज छोटा होता चला जाता है एटम का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हाइड्रोजन से क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नहीं। तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन इधर ज्यादा खींचाएगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के पास पावर ज्यादा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, शेयरिंग वाला, ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर जो था, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता। थोड़ा सा काहे शिफ्ट किया भाई, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत पावर में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। नॉन मेटल है इलेक्ट्रोनिगेटिव, माने ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है इसका। तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, माने इलेक्ट्रॉन लेने का जो है ना डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, नॉन मेटल का ज्यादा। तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने का पावर बहुत ज्यादा है क्लोरीन के पास, इसलिए कंप्लीट ट्रांसफर, यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ चला जाता है, नहीं। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, नहीं। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, कोई देना नहीं चाहता है, दोनों चाहता है हम भी ले, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है, थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है, नहीं। तो थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ डेवलप करेगा। अब ये क्लोरीन का तो एक इलेक्ट्रॉन ये है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन वाला था, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा शिफ्ट किया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिला था। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को हम लोग डेल्टा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये थोड़ा बहुत दिया तो डेल्टा प्लस, थोड़ा बहुत लिया तो डेल्टा माइनस, ठीक है ना। काहे थोड़ा बहुत दिया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान पावर में जो है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर जो है ना, उसमें डिफरेंस कम है, नहीं। जहां ज्यादा पावर हो इलेक्ट्रॉन खींचने का,
अब बहुत ज्यादा खींच लेगा। तुमसे मान लेते बहुत ज्यादा हो कोई पावरफुल तो तुमको ज्यादा परेशान करेगा ना जी, और तुमसे थोड़ा बहुत पावरफुल है तो थोड़ा बहुत परेशान करेगा, नहीं क्या करेगा, थोड़ा बहुत परेशान करेगा। तो ये खींचता है क्लोरीन, लेकिन थोड़ा सा खींचता है। और ये क्लोरीन खींचेगा किसका, ये तो क्लोरीन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉटेड लाइन है देखो ये क्रॉस किए, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। तो थोड़ा बहुत खिंचाएगा तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन लेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन लेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ चार्ज डेवलप करेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस, इस पर क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो आइदर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ कंप्लीट नेगेटिव, ये डेल्टा वाला जो है पार्शियल नेगेटिव। तो आइदर आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, ड्यू टू डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो चार्ज जो डेवलप करता है ना, वही चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। माने कैसा हो कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो चार्ज जो डेवलप करता है, आइदर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो चाहे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, यही जो चार्ज जो डेवलप करता है ना, इसी चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। माने सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, क्लोरीन का कितना हो गया -1। यहाँ भी डेल्टा 1 है, डेल्टा +1 चार्ज माने कि हाइड्रोजन और +1 चार्ज, और इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 चार्ज। यही जो चार्ज डेवलप करता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइदर इन कोवेलेंट आइदर इन आयनिक कंपाउंड, इसी को हम लोग जो चार्ज डेवलप किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर यहाँ दिक्कत हुआ होगा तो ये फ्यूचर का है, ये डायरेक्ट हम लाइन लिखा देते तुमको समझ में नहीं आता। लिखो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज, defined as the charges, defined as the charges develop on an atom, defined as the charges develop on an atom, charges develop on an atom, charges develop on an atom due to differences in electronegativity, 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 either in covalent or ionic compound, either in covalent or ionic compound, either in covalent or ionic compound। यानी कोवेलेंट कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड हो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो चार्ज डेवलप करता है ना, उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। चलो बोर्ड पर जो लिखा हो उसको ना कम से कम नोट कर लो। चलो हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलेंगे जी, आयोनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो चार्ज जो डेवलप करता है ना, उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। हटा दें। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट्स अब हटा रहे हैं। नहीं, पहला पॉइंट लिखो, जिससे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, नहीं आइदर फ्री स्टेट हो या फिर अनकम्बाइंड स्टेट हो, जिससे मान लेते हैं जैसे सोडियम। अब सोडियम है, ये अनकम्बाइंड स्टेट है, ये तो कहीं ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं डेवलप करेगा। नहीं, जैसे ये देखो मान लेते हैं क्लोरीन अगर लेते हैं, क्लोरीन Cl2, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। इसके वैलेंस शेल में तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन, 6 + 1 7।
अब जितना पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही पावर से ये भी खींचेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं शिफ्ट ही नहीं कर पाता है। तो कोई पार्टिकल है 5 न्यूटन से इधर खींचा जाए, अब 5 न्यूटन से इधर खींचा जाए, नहीं, ये तो बेचारा यहीं रहेगा, ये तो कहीं शिफ्ट करेगा ही नहीं। उसी टाइप से जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का पावर से खींच रहा है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पावर से इधर भी क्लोरीन खींच रहा है। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो कोई चार्ज यहाँ डेवलप करेगा ही नहीं। तो कोई चार्ज नहीं डेवलप करेगा तो एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं शिफ्ट नहीं किया। नहीं, लिखो सब पहला पॉइंट दे करके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री FREE फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। इन फ्री FREE फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। एग्जाम्पल कर दो H2, देखो ये एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। Cl2, N2, नहीं, P4, S8, ठीक है ना, सोडियम, आयरन, इस सब का कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। समझ में आ रहा है? अक्षत, अक्षत, यस सर, आ रहा है समझ। समझ में आ रहा है ना? चलो, सौर्य कुमार, सौर्य सर। कुमार, तुम थे कहाँ जी के अभी जोड़ रहे हो? नहीं सर, वो उनको इन्फॉर्मेशन लेट मिला था आज क्लास हुआ। इंफॉर्मेशन लेट मिला? हाँ। तो तुम शेड्यूल नहीं देखोगे जी कि शेड्यूल में क्लास है आज टी बैच का? नहीं, वो पूछे तो उसको बहुत बाद में बताया था इसलिए। कौन पूछे तो बाद में बताया जी? हम राहुल सर से पूछे थे इसलिए। अरे तो शेड्यूल ग्रुप में जाता है, उसमें देखेंगे अपना टाइमिंग, तुम्हारे बैच का क्या टाइमिंग है, उसमें जुड़ेंगे ना। कि राहुल सर से बाद में पूछेंगे, याद आया तो 8 बजे पूछने चले, तो जा राहुल सर तो लेट से बताइए नहीं बोल रहे, हम लेट से पूछें। शेड्यूल ग्रुप में जाता है, टी बैच वाला ग्रुप में, पाठशाला ग्रुप में, हर बैच में टाइम टेबल जाता है। उस टाइम टेबल में अपना बैच देखेंगे, 11th क्लास लिखा हुआ क्लियर करके टी बैच, तुमको समझ में आएगा हैं? इसे क्लास क्यों करते हो? पहले पता करो ना टाइमिंग क्या है क्लास का, बाद में हमको बोलोगे सर आप पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। चैप्टर आसान थोड़े है जितना आसान समझ रहे हो। पहले से टाइम टेबल पता करके अपना आएंगे। 5:30 से क्लास है तो 5:25 से जोड़ना शुरू करेंगे, ही नहीं कि 5:40 5:45 में जोड़ रहे हैं। और राहुल सर को बोल रहे हैं कि राहुल सर तो लेट से बताएं। अरे तुम लेट से देखे, तुम राहुल सर से पूछे होगे। टाइम टेबल देखने आता है ना जी? हाँ, तो उसमें देख के क्यों नहीं आए तुम? टाइम टेबल जब तुमको देखने आ रहा है तो आज तो टाइमिंग था। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुमको दिक्कत होगा तो तुम क्या बोलोगे? ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। इन तो नहीं बोलोगे सर हम अब्सेंट थे, 2 क्लास गायब थे, हम पता नहीं चला हमको। अगला क्लास का टाइम टेबल देखो और रिकॉर्डिंग हम डालेंगे उसको देखो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुमको फ्यूचर में इस चैप्टर में, ठीक है ना? एक भी क्लास मत छोड़ो, एक भी क्लास छोड़ोगे फिर तुम्ही को दिक्कत होगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, उसको देखना और अगले क्लास में रेगुलर क्लास करना है। 5:30 है तो तुमको 5:25 में कोशिश करना है जुड़ने का, 5:25 5:26 से। 6:30 से होता है ना 6:32, तो 6:30 है तो 6:25 से जुड़ना शुरू करेंगे। फोन सुबह में पूछ लेंगे कि सर क्लास है। क्लास क्या है? जिस समय लगा हुआ टीचर रहेगा उस समय पूछना क्या है उसमें। क्लास लगा हुआ है तो टीचर अवेलेबल रहेगा, ऐसा थोड़े अब सर आज होगा कि नहीं, सर आज आएंगे कि नहीं, ऐसा थोड़े है, ठीक है ना? ट्यूशन सेंटर में सब चलता है, नहीं कि अच्छा ट्यूशन सर का आज मन नहीं किया। यहाँ रेगुलर करता रहता है लोग जो क्लास लगा हुआ है। हाँ, किसी का बाई चांस किसी का तबीयत खराब हो जाए तो वो अलग चीज है। नहीं, अपना क्लास सबको बोल रहे हैं क्लास मत छोड़ो तो दिक्कत होगा। पहला पॉइंट तो हो गया, कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है ना हटा रहे हैं इसको हम। ये सब एग्जांपल नोट कर लिए, ये सब एग्जांपल नोट कर लिए, हटा दें। यस सर। हटा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट तुम्हारा आवाज नहीं,
ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन जो होता है ना, H हाइड्रोजन माने कि कोई कंपाउंड है उसके अंदर, जैसे हम लोग HCl का भी बात किए थे नहीं। हाइड्रोजन तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसके पास तो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कहने का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो देगा तो कितना देगा, ये को देगा ये नहीं। तो ए को देगा, तो ए को देने का मतलब +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी, जैसे मान लेते हैं HOH, ये देखो यही ना जी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना। शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, ये वाला है। ये हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस ऑक्सीजन को। ये जो है हाइड्रोजन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अपना अपना शेयरिंग किया है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेचारे के पास है तो एक ही देगा ये नहीं, ठीक है ना। तो एक देगा तो इसको +1 का चार्ज इस पर डेवलप करेगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1। इसलिए हाइड्रोजन का ये बेचारा 2 को लिया, एक हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं। तो ऑक्सीजन तो लेगा, ऑक्सीजन लेगा तो एक हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, इधर से भी एक हाइड्रोजन का लिया तो ये भी -1, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, दोनों हाइड्रोजन से लिया है, इसका मतलब -2 चार्ज। लेकिन ये बेचारा तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, ये बेचारा ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो +1। तो जनरल केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना +1 होता है नहीं। जनरल केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देगा तो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा ना जी। कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो जो उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसको देना हो तो तुम्हारे पास ₹1 है, तो किसी को देगा तो कितना दोगे, ₹1 दोगे मैक्सिमम नहीं। तो उसी टाइप से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कोई भी कंपाउंड उसका हो, हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड HCl है, H2 है, जो भी कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा नहीं। लिखो अगला पॉइंट लिखो उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन is +1 in all its compound, is +1 in all its compound. Oxidation state of hydrogen is +1 in all its compound नहीं, except metallic hydride, except metallic hydride where it is -1, except metallic hydride, except metallic hydride where it is -1 नहीं। जैसे मेटालिक हाइड्राइड है, ये देखो NaH है, मेटल का हाइड्राइड हो गया। ये तो सोडियम है, सोडियम तो भाई मेटल है तो देगा, ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। इसको सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, मेटालिक हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड है। कैल्शियम हाइड्राइड नहीं, कैल्शियम तो भाई वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 को देगा ये, तो 2 तो देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लिया तो -2। 2 लोग मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 हाइड्रोजन मिल के 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक हाइड्रोजन कितना लेगा, -1 लेगा। यानी कि मेटल का हाइड्राइड में, मेटल का जहाँ हाइड्राइड हो, जैसे एल्युमिनियम हाइड्राइड है AlH3 नहीं, तो एल्युमिनियम तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 3 को हाइड्रोजन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन लिया, एक हाइड्रोजन कितना लेगा, -1। तो इन केस ऑफ मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। जनरल केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। जल्दी से नोट करो तो बोर्ड वाला। चक्कर आ रहा है क्या? ओह, बार बार फोन कर रही है बबीता भाभी, बेहुदा औरतें हैं। एक बार जब फोन काट दिया, इसका तो कोई जरूरी काम पर है। चलो हो गया। यस सर। चलो हम लोग पहला पॉइंट पढ़े
एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है जनरल केस में। लेकिन अगर मेटल का हाइड्राइड हो तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाइड्राइड है नहीं, ठीक है ना। इसी में और एग्जांपल एक आध और डाल देते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो ये तुम्हारा एल्युमिनियम है नहीं, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन। इस पर चारों तरफ से इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे फ्यूचर में मिलेगा हम लोग को। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, फ्यूचर में ऑर्गेनिक में खूब मिलेगा ये कंपाउंड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड, देखो एल्युमिनियम है नहीं, एल्युमिनियम मेटल है, और ये देखो ये नॉन मेटल है। तो मेटल तो देगा ना जी, तो नॉन मेटल लेगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एल्युमिनियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, एल्युमिनियम मेटल था, वो दिया तो लेगा कौन, हाइड्रोजन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर क्या हो गया, -1 चार्ज। ये भी एग्जांपल डाल दो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है उस वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। देखो बच्चा अभी जुड़ा, कहाँ ना कहाँ था, घूम रहा होगा रोड पर, टाइम मिला होगा, फिर आएगा सर फिर से पढ़ाइए। सर लोग के पास जो है ना बहुत काम रहता है, सर लोग दोबारा अवेलेबल नहीं मिल पाएंगे। देखो शेड्यूल में बहुत क्लास रहता है, टीचर लोग के पास बहुत सारा बैच है, बहुत सारा क्लासेस रहता है। तुम सोचते हो जाएंगे सर के पास एकदम बैठेंगे, सर एकदम मिल गए। सेंटर पर आओगे ना जब ऑफलाइन क्लास होगा तो दिन भर हम लोग क्लास में रहते हैं, इसलिए क्लास भूल के भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दिए तो फिर तुम्हारा क्या टीचर अवेलेबल कहाँ है कि तुमको बैठा के फिर पढ़ाते फिरेगा। बच्चा वाला भूल जाना है 7वां 8वां का चीज, गए टीचर के पास बैठे, टीचर पढ़ा रहा है बैठा बैठा के। तो वहाँ होता है जहाँ टीचर खाली है, यहाँ तो इतना बैच है, इतना बच्चा है कि टीचर खाली नहीं रहता है। नहीं, इसलिए क्लास नहीं छोड़ना है किसी भी बच्चे को। छोड़ोगे फिर रिकॉर्डिंग कहीं मिले, ऑफलाइन में तो भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। अभी तो ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, ऑफलाइन जब क्लास शुरू होगा क्लास में तो रिकॉर्ड कौन करने जा रहा है, बच्चा अपना आता है क्लास करता है घर जाता है, तो उसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। जिसका छूट गया जो छूट गया, टीचर को खोजते रह जाओगे सर अब कब खाली है, टीचर कभी खाली नहीं मिलेगा, और दिन भर क्लास में रहता है टीचर। इसलिए क्लास कभी भी 2 साल है पढ़ना है, 2 साल को, 2 साल में कभी भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। बाई चांस कभी छूट जाए वो अलग चीज है, सबको बोल रहे हैं हम। इसलिए क्लास नहीं छोड़ना है, टीचर मिलता नहीं है फिर। चलो क्लास जो है ना ओवर कर देते हैं, ठीक है, टाइम हम हो गया है। अगले सर क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। हाँ बोलो। सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एल्युमिनियम का नेगेटिव कैसे हुआ, बता दीजिए फिर से। अरे ये लिथियम दिया तो देगा तो लेगा कौन, ये सेंट्रल एल्युमिनियम। एटम। हाँ वही लिया, तो ये बेचारा एगो दिया, एगो प्लस, ये एगो लिया, एगो माइनस, ठीक है ना। चलो यस सर। चलो क्लास ओवर कर देते हैं। क्लास सर 1 वो छोड़ो तुम कुछ लोग, क्वेश्चंस का मूल कंसेप्ट का। अभी आगे पढ़ने दो ना, थोड़ा सा चैप्टर निकालने दो, समझ रहा है। मूल कंसेप्ट का भी कुछ हम लोग पढ़वे नहीं किया, आज तो शुरू हुआ है तुम्हारा चैप्टर, तो ऐसे ही हम लोग पढ़े थे मूल, ठीक है ना। चैप्टर को कम से कम समाप्त होने दो, उसके बाद फट फट तुम्ही से बनेगा, बहुत आगे तक अभी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो यस अभी सर। तुम ही से बन जाएगा, वो हमारे पास आएगा भी नहीं, लेकिन हमको पढ़ाने दो थोड़ा सा एक चैप्टर। नहीं काहे हमसे पूछोगे, तुमसे जब बन जाएगा तुमको खुद फील होगा कि हाँ सर ये तो बहुत हम गलती कर रहे थे, ये तो खुद हमको बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो खुद बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, कम से कम 5-6 क्लास अभी और, 6 छठा क्लास, 5वां छठा क्लास के बाद तुमको फट फट बनने लगेगा। थोड़ा सा ओके वेट सर। करेंगे, अभी नहीं। ओके चलो क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट।